औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपका होस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। हर हफ्ते होम्योपैथी एंड सेहत के हवाले से पाकिस्तान के माहिर नाज होम्योपैथी के डॉक्टर्स के पैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ और एक अहम बीमारी जिसका उर्फ़ आम में हम सबको सामना करना पड़ता है उस पर हम डिस्कस करते हैं और फिर उसका इलाज बज़रिया होम्योपैथिक शाफ़ी अद्वियात भी आपको बताया जाता है। बीमारी के बारे में आपको बताया जाता है, उसकी वजूहात बताई जाती हैं, कॉजेज़ बताई जाती हैं, अहमियत बताई जाती है, फिर उसका होम्योपैथिक अद्वियात से इलाज के बारे में भी आगाह किया जाता है। स्पेशल टीवी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अवाम को होम्योपैथी से आशना किया जाए और होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज से आशना किया जाए। हमारा जो आज का जो एक टॉपिक हम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं उसको यूट्राइन फाइब्राइड के नाम से जाना जाता है। ये स्पेशली एक ख़वातीन का मर्ज़ है, ख़वातीन ही इस मर्ज़ में मुब्तला होती हैं और पिछले 10 से 15 साल से अब तक ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो रही है। इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं जो कि हमारा पैनल इन वजूहात को तलाश करेगा और बताएगा कि यूट्राइन फाइब्राइड क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसे कैसे बचा जा सकता है, इसकी वजूहात क्या क्या हैं, नुकसानात क्या क्या हैं और एंड पे फिर हम लोग बताएंगे कि इसके इलाज के लिए कौन सी होम्योपैथिक शाफ़ी अद्वियात दस्तयाब हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मैं सबसे पहले अपने पैनल का तारफ़ करवाता हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर हुमा चिश्ती, आप नायब सदर हैं CUH पाकिस्तान। CUH मीन कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान, और कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान का मंशूर ही यही है कि होम्योपैथी और होम्योपैथ की प्रमोशन के लिए काम किया जाए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी की मेन क़यादत पिछले अरसा दराज से ये एक मुसलसल अपना फ़रीज़ा सर अंजाम दे रही है और इंशाअल्लाह हम दिन रात अपने प्रोफेशन की खिदमत करते रहेंगे। आपके साथ हैं डॉक्टर इरम भट्ट साहबा, ये CUH फैमिली की माशाल्लाह हेड भी हैं, वाइस चेयरपर्सन CUH पाकिस्तान है। तो अरसा दराज से कम बेश 25 साल से शहर लाहौर में होम्योपैथिक अद्वियात से इलाज कर रही हैं। आपके साथ हैं डॉक्टर काजी सज्जाद अहमद साहब, इनका नाम जो आज मैं बिल्कुल करेक्ट लिया है। तो आप प्रेसिडेंट हैं कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान, तो आप भी अरसा दराज से एक ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड होने के बावजूद भी होम्योपैथी की डॉक्टर हैं और होम्योपैथी की खिदमत कर रहे हैं और आवाम की खिदमत कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का कि आप तशरीफ़ लाए। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं डॉक्टर काजी सज्जाद अहमद साहब से ही शुरू करता हूँ कि काजी साहब यूट्राइन फाइब्राइड ये क्या है, इसके बारे में ज़रा नाजरीन को बताएं, ये कैसे होता है। यूट्राइन फाइब्राइड यूट्रस के अंदर और बाहर जो टिश्यूज़ होते हैं और मसल्स होते हैं उनकी एक्स्ट्रा ग्रोथ को फाइब्राइड कहते हैं। इसको सादा ज़ुबान में या आम फहम ज़ुबान में आप इसको गांठ या यूट्रस की या रैम की रसोली भी कह सकते हैं। ये जनरली प्यूबर्टी के पीरियड से लेकर मेनोपॉज तक इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसका रिस्क फैक्टर हाई होता है, लेकिन मेनोपॉज के बाद इसका रिस्क फैक्टर ख़त्म हो जाता है। जी डॉक्टर भट्ट साहब, ये बताइए ये किस उम्र में होता है ज़्यादातर ख़वातीन को? तो क्या अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि मेनोपॉज के बाद ये कम हो जाता है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि मेनोपॉज के पीरियड्स में भी जिन औरतों को ये फाइब्राइड्स ख़वातीन को प्रॉब्लम होती है उनको यूट्रस रिमूव करवानी पड़ती है, तब भी क्या ये करेक्ट है? और ये किस उम्र में होता है और ये क्या मुतासर करता है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अशरफ साहब और स्पेशल टीवी का बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया कि एक दफ़ा फिर उन्होंने मुझे मौका दिया। वेलकम। फेवराइड्स के हवाले से मैं आपको बताऊं सर कि ये बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं, कैंसरस नहीं होते। इनको मायोमास भी कहा जाता है और ये हमारी यूट्रस में अंदर भी हो सकते हैं, यूट्रस की वॉल में भी हो सकते हैं और यूट्रस की मिड लाइन में भी होते हैं।
इसके हवाले से जो सबसे अहम चीज़ जानने वाली है वो ये कि ये कैंसर्स नहीं होते, लिहाजा ख़वातीन को इस हवाले से परेशान नहीं होना चाहिए। 95% केसेस जो फेब्रॉइड्स के हैं वो नॉन कैंसर्स होते हैं। आपने कहा कि मेनोपॉज के हवाले से जो बात की, तो उसकी बेसिक वजह ये है कि जो फेब्रॉइड्स हैं इनके होने का कोई बेसिक कॉज नहीं है हमारे पास कोई अथेंटिक चीज़ नहीं है कि हम कहें कि फेब्रॉइड्स इस वजह से होते हैं। दो बातें हैं जिनको कंसीडर किया जाता है, एक ये कि हार्मोन के इम्बैलेंस होने की वजह से फेब्रॉइड्स जो है हमारे अंदर परवान चढ़ते हैं। दूसरे जेनेटिक्स हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली में आपकी माँ को दादी को पाए जा रहे हैं तो फिर आगे वो बच्चों में भी ये चीज़ हमारे सामने आ जाती है। जो संजास के ज़माने में फेब्रॉइड ख़त्म होने की सर ने बात की है वो ये है कि चूँकि ये डायरेक्ट हार्मोन के ज़रिए असर आते हैं, तो जब हमारे पीरियड्स बंद होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन लेवल जो हैं बहुत कम हो जाते हैं। नतीजे के तौर पर फेब्रॉइड जो हैं ऑटोमेटिकली सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, हर फेब्रॉइड के हवाले से ये बात नहीं है। दूसरी आपने बात की कि किस उम्र में ज़्यादा होते हैं, टीनेजर्स में नहीं होते हैं। नॉर्मली इसके बारे में ये कहा जाता है कि 30 से लेकर 50 साल की उम्र तक के जो लोग हैं वो ख़वातीन जो हैं वो इस मर्ज़ का शिकार होती हैं, और ज़्यादा चांसेस जो होते हैं जब आप 40 क्रॉस कर जाते हैं तो उस वक़्त आपकी बॉडी के अंदर रसोलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। इसकी एक जो लॉजिक बयान की जाती है, जैसे कि फ़िलासफ़ी के हवाले से बात करें या तिब के हवाले से बात करें, तो ये कहते हैं कि यूट्रस का काम बच्चे पैदा करना है। जब यूट्रस को बच्चे पैदा करना नहीं मिलते तो वो अंदर ही अंदर फिब्रॉइड बनाना शुरू कर देती है। नो डाउट अगर उन जो ख़वातीन हामला है उनमें भी फिब्रॉइड्स पाए जाते हैं, और चूंकि ये हार्मोन के ज़रिए असर होते हैं, जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है तो फिब्रॉइड्स के अंदर बच्चे से कहीं ज़्यादा इन हार्मोन को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत पाई जाती है। बात ये होता है कि बच्चे का वज़न कम होता है और फिब्रॉइड का वज़न ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें यही चीज़ है कि जैसे डिलीवरी होती है फिब्रॉइड जो है ऑटोमेटिकली हार्मोन के बैलेंस होने की वजह से सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। और इनकी टाइप्स भी मुख्तलिफ होती हैं। ये इंट्राम्यूरल भी होते हैं, यूट्रस की वॉल में भी लगते हैं, ये यूट्रस के बाहर भी लगते हैं जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा। लेकिन इनकी सबसे ख़तरनाक जो टाइप होती है वो ये कि जब ये यूट्रस की अंदरूनी लाइनिंग में लगती हैं, क्यों, उसके नतीजे में फिर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और बांझपन के मसाइल जो हैं हमारे सामने बहुत ज़्यादा आते हैं। और सर इसमें जो एक हैरत अंगेज़ बात है, शायद यू डोंट बिलीव इट, कि बाज़ औक़ात सारी ज़िंदगी ख़वातीन को पता नहीं चलता कि उनके अंदर फेब्रॉइड है। वो बच्चे भी पैदा करती है क्योंकि साइन और सिम्टम्स नहीं आते। ज़रूरी नहीं कि हर फेब्रॉइड जो है साइन और सिम्टम देगा। ख़ास तौर पर वो फेब्रॉइड जो आपकी वॉल के अंदर लगे हैं या बाहर की जानिब लगे हैं, उनकी वजह से आपके पीरियड्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग नहीं होती। लेकिन जो फेब्रॉइड अंदर लगते हैं, यूट्राइन वॉल के अंदर लगते हैं सर, उसमें फिर मेनोरेजिया भी आता है, मेट्रोरेजिया भी आता है, डिस्कम्फर्ट भी आती है, कब्ज़ भी हमारे सामने आती है, यूरिन की प्रॉब्लम्स आती हैं, पेनफुल इंटरकोर्स की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। यानी वो एक तकलीफ़देह हालत बन जाती है। वरना जिस तरह मैंने आपको कहा कि बाद ख़वातीन को सारी ज़िंदगी पता नहीं चलता कि उनके अंदर फेब्रॉइड्स पाए जाते हैं। क्यों? फेब्रॉइड जो हैं उनके साइज़ जो हैं डिफरेंट होते हैं। ये सीड के बराबर भी हो सकता है, एक बीज के बराबर भी हो सकता है, और ये 10 सेंटीमीटर तक भी जाता है, नहीं बल्कि केजी तक भी जाता है जी। जी। लेकिन ये इसमें ये कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटीमीटर तक फेब्रॉइड जाता है। लेकिन चूंकि मल्टीपल होते हैं तो फिर उनको जब काउंट किया जाता है वो तो किलो के हिसाब से जो फेब्रॉइड्स हैं यूट्रस में से निकाले जाते हैं। लेकिन ये भी कोई हतमी बात नहीं है कि अगर हम सर्जरी करके फेब्रॉइड को निकाल दें तो दोबारा फेब्रॉइड्स नहीं होंगे। क्यों? इन्होंने तो पलना ही हार्मोन के ज़ेरे असर है। तो 7 सेंटीमीटर के बाद सर्जरी लाजमी हो जाती है। लेकिन अगर वो छोटे हैं, ब्लीडिंग नहीं कर रहे हैं, कोई तकलीफ़ नहीं दे रहे, साइन और सिम्टम नहीं दे रहे, तो बेशक आप कोई ट्रीटमेंट भी ना करवाइए, आप उनके साथ ही ज़िंदगी गुजार लीजिए। लेकिन अगर वो आपको पेन करते हैं या आपकी ब्लीडिंग में कोई फ़र्क पड़ रहा है तो फिर लाजमी तौर पर आपको इलाज करवाना चाहिए। होम्योपैथिक इलाज करवाइए, जैसे कि हम आए ही आज होम्योपैथी की तरवीज के लिए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि अगर फेब्रॉइड 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर के ऊपर चला गया है और मल्टीपल भी है तो फिर आप सर्जरी करवा लीजिए।
फिर उसमें आप, क्योंकि ये फेब्रॉइड जो होते हैं फिर ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा करते हैं कि आपका HB लेवल जो है 6-5 ट्रीटमेंट के में ऊपर आ बड़ा जाता वक्त लग सकता है। है। जी जी, तो होम्योपैथी में तो फिर टाइम भी लगेगा ना। तो हमारे यहाँ फेब्रॉइड्स को छोटे अगर लेवल के ऊपर हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि आप ट्रीट करवा लीजिए। ये मैं अपनी ज़ाती बात कर रही हूँ। लेकिन अगर 7 सेंटीमीटर के ऊपर हो, मल्टीपल हो, बाज़ ख़वातीन की यूट्रस जो है फेब्रॉइड से पैक्ड होती है, तो वहाँ फिर मैं उन्हें कहती हूँ कि आप सर्जरी करवा लीजिए, इस तरफ ना आइए। क्यों सर, फिर टाइम भी लगेगा, आपका HB लेवल तो भी ये कम पेशेंट होगा, भी सीरियस हो फिर सकता है। आप जी जी बिल्कुल सर, सबसे बढ़कर फिर आपको जो कब्ज़ की और पेशाब की तकलीफ आती हैं, फिर पेनफुल इंटरकोर्स आता है, जाहिर है फिर आपकी अज़वाजी ज़िंदगी भी मुतासिर होती है। तो फिर इसमें अगर इस लेवल के ऊपर फेब्रॉइड चले जाए तो फिर इन्हें रिमूव कर देना ही बेहतर होता है। जी पठानी, डॉक्टर हुमा चिश्ती साहबा, इन्हीं सवालों से ही सवाल निकलता है। मैं चूँकि बहुत सारे अपनी लाइफ में ऐसे पेशेंट देखे हैं और अभी भी मौजूद हैं। कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको यूट्रस फेब्रॉइड है और उनकी सर्कल डिस्टर्ब है बहुत सारे, बल्कि महीने में 2-2 दफ़ा 10 दिन के बाद भी हो रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको प्रेगनेंसी का इश्यू हो सकता है। वो क्या मसला होता है कि नहीं होती। तो तीसरा पे ऐसे पेशेंट भी देखे हैं कि जिनके यूट्रस के अंदर फाइब्राइड हैं, तो डॉक्टरों ने स्कैन किया है, उनका जी कोई इश्यू नहीं है, आप ना निकलवाएं, इनका कोई ख़तरा नहीं है, अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो हो भी जाएगा। क्या ये सारा कुछ ठीक है? इस पर रोशनी डालें। जी, वैसे तो डॉक्टर ईरम भट्ट साहिबा ने तकरीबन ये तकरीबन चीज़ें सभी ना चीज़ों को रह गई हैं जिसकी डिस्कस किया है। लेकिन ये कि जैसा कि आपने प्रेगनेंसी के हवाले से बात की, तो प्रेगनेंसी में होने के इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस वक्त भी हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उनका इम्बैलेंसमेंट आती है, और उसकी वजह से जो है ना अप एंड डाउन की वजह से, क्योंकि ईस्ट्रोजन का रोल है सारा, और वो कम या ज़्यादा जब होती है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम सारी बनती है। तो प्रेगनेंसी में भी इसके चांसेस होते हैं, और प्रेगनेंसी में कोई दुश्वारी नहीं भी होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इवन नहीं पता चलता कि फाइब्राइड है या फाइब्राइड की वजह से प्रेगनेंसी मुतासिर हो, नॉर्मल डिलीवरीज भी होती हैं, उसके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर फाइब्राइड का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, जो कि एप्पल सीड से लेकर, यानी कि सेब के एक बीज से लेकर ग्रेप फ्रूट के साइज़ तक भी होता है, और समटाइम इससे बड़ा भी हो जाता है। मैंने अपनी आंखों से ये साइज़ देखा है जी। बताऊं कितना? इनका वेट किया था 4 kg जी जी सर, और साइज तकरीबन ये फुटबॉल साइज तरबूज की तरह हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल गुलाई की शक्ल में लोगों को ऑपरेट करके निकाला था। तो जब इस साइज पे आ जाते हैं फाइब्राइड्स, फिर क्या होता है कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो पॉसिबल नहीं रहती, और फिर सिजेरियन करवाना पड़ता है, वो यानी कि बच्चे के डिलीवर होने के चांसेस जो हैं इतने वो बड़े मुश्किल हो फाइब्राइड जाते की हैं। मौजूदगी में प्रेगनेंसी हो सकती है? जी जी सर, प्रेगनेंसी हो जाती है। सर मैंने आपको कहा ना कि बच्चे के अंदर ज़्यादा इस्तेदाद पाई जाती है एस्ट्रोजन को लेने की, यानी कि जो हार्मोन्स हैं जिन्होंने हमारे बच्चे को, फीटस को बढ़ाना है, वही हार्मोन जो हैं हमारे फेब्राइड्स तो ये को बढ़ा रहे खौफ होते हैं। खवातीन में होता है, फटाफट ट्रीटमेंट करवा रही होती है, मैंने कंसीव करना, मुझे ये फाइब्राइड हो गया, मैं इलाज करवा लूं। लेकिन ना डॉक्टर साहब, ये नफ्सियाती खौफ असर है। है, नफ्सियाती असर है कि ये एक खौफ चीज़ है। है, एक सर ये इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाती है। लिहाजा इसमें ये होता है कि अगर आपने बच्चे पैदा करने हैं और आपको पता है कि आपकी यूट्रस में फेब्राइड्स हैं, तो आप बच्चों के दरमियान ज़्यादा वक्फा ना करें, आप 2-2 साल के वक्फे से अपनी फैमिली मुकम्मल करें, उसके बाद आपने फेब्राइड्स का जो ट्रीटमेंट करना है वो आप ट्रीटमेंट यानी कि फाइब्राइड रुकावट नहीं है सर। कंसीव करने जो यूट्रस की लाइनिंग में फेब्राइड्स बनते हैं वो रुकावट पैदा करते हैं, लेकिन वो फेब्राइड्स जो यूट्रस की वॉल में आते हैं या बाहर आते हैं या सर्विक्स के मुंह के ऊपर आ जाते हैं, सर वो बच्चा पैदा करने में रुकावट नहीं बनते हैं। हमेशा ख़तरनाक फेब्राइड वो होता है जो यूट्रस की लाइनिंग के अंदर आएगा, जहाँ पे बच्चे ने भी इम्प्लांट होना है। दूसरा, जिनमें सर्कल डिस्टर्ब होता है वो क्यों हो जाता है? फिर ये हार्मोन्स की ही वजह है सारी, ये जैसा कि आपको बताया ना कि ईस्ट्रोजन मेरे और पास प्रोजेस्टेरोन। एक यंग अनमैरिड फीमेल पेशेंट जो है वो मेडिसिन ले रही है 28-29 एज की, तो वो बता रही थी कि सर पहले तो ठीक था, मेडिसिन भी ले रही हूँ आपकी, और अब मुझे 14 दिन सर बाद मैं आपको बताती हूँ इसकी बेसिक वजह क्या है। फेब्राइड्स के अंदर ब्लड सप्लाई होती है,
हाँ, होती है। यही वजह है कि पेन भी करते हैं और ब्लीडिंग भी करते हैं। और ये ब्लीडिंग सिर्फ आपको पीरियड्स के दौरान नहीं आती। मैंने जिस तरह पहले वो आपको तो कहा कि राउंड द सर क्लॉक ही ये आती है ना सर ये मुझे। मेनोरेजिया भी पैदा हाँ। करता है, ये मेट्रोरेजिया भी पैदा करता है, और जो 2 हैज़ों का दरमियानी वक्फा है ना उसमें उसमें आपको ब्लीडिंग होती रहती। तो फेब्रॉइड जो है ये हमारा सारा सर्कल जो है ख़वातीन का जी रिप्रोडक्टिव डॉक्टर सिस्टम काजी को खराब साहब, कर ये देते हैं। कोई रीजंस भी हैं इनकी आपके ख्याल में, आपकी नॉलेज में, आपकी स्टडी में कभी आया हो कि क्या रीजंस हैं यूट्राइन फाइब्राइड की? ये ऑलमोस्ट तो अच्छा, इसी में थोड़ा सा सवाल और जोड़ लें जी, कि पहले आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले हम नहीं सुनते थे। अब तो अनमैरिड बच्चियों को भी ये प्रॉब्लम है। बहुत सारी अनमैरिड बच्चियां शादी से पहले आती हैं, अल्ट्रासाउंड हाथ में पकड़े होते हैं, जी बच्ची को ये हो गया, जी बच्ची को ये हो गया जी। तो बहुत सारा ये मर्ज तेज़ी से फैल रहा है माजी की निस्बत। तो इसमें क्या वजूहात हैं? ये कोई इसके सलाद जो सलूद कम खाने का इशू तो नहीं है? रीजंस जो हैं वो 80% तो डॉक्टर एडम भट्ट साहब ने तकरीबन ऑन द होल इशू बयान कर दिए। जैसे उन्होंने कहा जेनेटिक होता है, फैमिली हिस्ट्री होती है, सबसे टॉप पर जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, उनका तवाज़ुन बिगड़ जाना। जब तक औरत में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन ये तीनों बैलेंस रहते हैं तो औरत की सेहत इस लिहाज से, क्योंकि ये तीनों मिलकर जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलप और उसके सोचने की सलाहियत जो होती है औरत की, तो ये तीनों हार्मोन्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। जब ये डिस्टर्ब होते हैं तो जो प्रोजेस्टेरॉन है उसकी ड्यूटी ये होती है कि उसके बैलेंस को, एस्ट्रोजन अगर ज़्यादा होने लगता है तो उसके रास्ते में रुकावट डाले ताकि वो बैलेंस, जब वो उसमें नाकाम हो जाता है और एस्ट्रोजन बहुत हाई हो जाता है तो फिर फेब्राइड पैदा होता है। अच्छा, फिर इसी तरह की ये खाने पीने में, ये जो पहले भी मैंने कहा था रिस्क फैक्टर होता है, ये आत्मी चीज़ नहीं होती कि ये जो होगा तो ज़रूर होगा। रिस्क फैक्टर एक चांसेस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसमें जो मोटापा है वो भी इसका एक फैक्टर होता है। जो हमारी सेडेंटरी लाइफ है, सुस्ती कायली, कोई वर्जिश नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, वो भी इसका एक फैक्टर बनता है। फिर जिन फीमेल को बहुत ही अर्ली, वैसे तो 10 से 15 साल के टाइम में पीरियड शुरू होते हैं, लेकिन बाद को ये भी देखा गया 7-8 के बाद शुरू, उनके भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन एक चांसेस बढ़ होते हैं। फिर उसके अलावा आप ये कह लें कि जो लोगों को, जबकि केपीके में रेड मीट या बड़ा गोश्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये मकसद नहीं कि वहाँ सबको ये प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये भी एक रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। ठीक है, ये उन लोगों को ज़्यादा, उन ख्वातीन को एहतियात करनी चाहिए, बल्कि परहेज़ करनी चाहिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री में फेब्राइड अगर पाया गया है तो उनको बड़े गोश्त से कोशिश करनी चाहिए कि अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ रिस्क फैक्टर और बढ़ जाएगा। सही। फिर इसी तरह आप आ जाएं कि एक फीमेल है और उसकी शादी हो चुकी है, उम्र 30 ईयर से ऊपर हो चुकी है और उसका बच्चा कोई नहीं है पैदा हुआ, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर उसका बन जाता है। फिर थायराइड, क्योंकि ये सब हार्मोन्स की, ये जो बॉडी हमारी पूरी इंसान की चलती है, ये जो इसको पेंटागन कह लें या जीएच का कह लें, दिमाग को ये डायरेक्शन देते हैं हर ऑर्गन्स को कि वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक हार्मोन्स रिलीज़ करे। जब वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस रिलीज़ होते रहते हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनका तनासुब बिगड़ जाता है, तो फिर ये इशू पैदा होता है। तो ये इसकी मोटी सर यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी, जैसे कि डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, हमारी खुराक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ख़ास तौर पर लड़कियों में जो पीरियड्स की खराबियाँ आ रही हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आ रहा है, फेब्राइड्स आ रहा है ख़वातीन में। सर इसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारी जंक फूड का है, यानी हमारी बोतल का पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर। सर आप यूँ समझ लीजिए कि ख़वातीन की 80 से ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो डायरेक्ट जंक फूड के साथ रिलेटेड है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप ख़वातीन को जो इमराज़ मखसूसा हैं उनसे निजात पाना चाहते हैं तो अपने जंक फूड को कम कर दें या माइनस कर दें, आपके रिस्क फैक्टर जो हैं वो कम होते होते 0 हो जाएंगे।
जी, तो नाजरीन, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। बड़ी कीमती मालूमात आपके लिए डॉक्टर हजरात बयान कर रहे हैं। तो वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। मिलते हैं एक ब्रेक से पहले। बड़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन जारी थी। तो यूट्रस फाइब्राइड ये कैसे होती है, इसकी वजूहात क्या हैं। तो अभी सीनियर डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये अगर हमने अपनी आने वाली नस्ल को बचाना है इससे, तो हमें जंक फूड से मैक्सिमम परहेज़ करना होगा। अपनी नस्ल को सादा ऑर्गेनिक फूड की तरफ लेके आना होगा, ताकि हमारी बच्चियां इन मूजी अमराज से बची रहें। ये किन मराहल में होती है, केस टेकिंग में कोई इनके लैब टेस्ट हैं, इस पर ज़रा रोशनी डालें। जी डॉक्टर साहब, इसमें टेस्ट जो हैं वो प्रोमिनेंट टेस्ट जो होता है वो अल्ट्रासाउंड होता है, जिसके जरिए क्लियर कट पिक्चर हमारे सामने आ जाती है और पता चल जाता है कि फाइब्राइड्स हैं। यही रोकूंगा, अगर कोई होम्योपैथ अल्ट्रासाउंड को ना मानता हो, जी, तो जैसे आपके करीबी जी तो वो क्या करे? तो उसके लिए जो है साइन एंड सिम्टम्स आते हैं समटाइम। मसलन जैसा कि हमने अभी बात की, डिस्कशन हो रही थी कि उसमें मेजरली तो साइन एंड सिम्टम नहीं होते इसमें, लेकिन 2 सिम्टम्स हैं जो आ सकते हैं और उसके साथ जो है कोरिलेटेड सिम्टम होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है। अभी जैसे ब्लीडिंग का ज़्यादा हो जाना एक तो ये है, और फिर दूसरी बात कि आप देखेंगे कि पेशेंट के लोअर बैक पेन होगा। ये अलामात होती हैं कुछ जो आती हैं। फिर लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, पेट के निचले हिस्से में फीमेल ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती हैं कि पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है। इसी तरह से पीरियड्स के दौरान जो है वो ब्लीडिंग एक्सेसिव हो जाती है। वो जो पेन है वो तो ऑडिमा किसी और वजह से भी उसमें आता है, पीसीओएस की वजह से भी होता है। वजह से भी होता है। इसके अलावा वैसे भी स्वेलिंग भी हो जाती है, उसमें भी। हाँ जी, पीआईडी का जो प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से भी होता है। तो इसके साथ ही साथ जो है ये, यानी मैंने आपसे यही कहा ना कि ये कोरिलेटेड सिम्टम्स हैं जो इसके साथ आती हैं, वरना सिम्टम्स के साथ पता चलता है। अभी आपने मेन सिस्टम बताया कि राउंड द क्लॉक 24/7 ब्लीडिंग। हाँ जी बिल्कुल। नंबर 1 आपने ये कहा। नंबर 2 पे मेन बड़ा इसका सिम्टम अनएक्सपेक्टेड तौर पे जो है ना एनीमिक हो जाता है पेशेंट एकदम से, ठीक है। और वो एक्सेसिव ब्लीडिंग की ही वजह है कि जिसकी वजह से होता है। सर्कल डिस्टर्ब हो जाना। जी, सर्कल मेंस्ट्रुएशन एक तो है कि वो ब्लीडिंग वो तो ना, एक होता है कि अभी 10 दिन बाद दोबारा स्टार्ट हो गया, स्पॉटिंग शुरू होगी, इस तरह ये भी। जी बिल्कुल, जैसे कि बात की थी कि मेट्रोरेजिया की कंडीशन पैदा हो जाती है, यानी कि एक ही साइकिल के दौरान 2 दफा ऐसा होने लगता है और एक्सेसिव भी होता है। और इसके अलावा कोई बड़ा सिम्टम जो है वो यही कि बैक में पेन होना, टांगों में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होती है, और इसके साथ ही साथ पेट के हिस्से में बोझ का एहसास भी रहता है और दर्द भी ज्यादा रहती है। ये कंडीशन जो है वो फिर यानी कि डेफिनेटली ये चीज़ जो है उसे कंफर्म करने के लिए हम डायग्नोस्टिक टूल का सहारा लेते हैं और अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अदरवाइज सिम्टम्स के तहत तो हम लोग मेडिसिन को अल्ट्रासाउंड में तो कंफर्म होता है कि साइज क्या है। हाँ जी बिल्कुल। और कभी ऐसा हुआ है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज हो तो आपने ट्रीटमेंट किया हो? नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज पे तो नहीं, लेकिन ये कि छोटे मोटे हैं जो डॉक्टर साहब ने फरमाया कि 7 एप्पल साइज तक जो है वो किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एप्पल तो बात कर इतना बड़ा भी नहीं, एप्पल नॉर्मल साइज है। कश्मीर का सेब देखे तो वो तो 2 हाथों में आता है। यूं तो कि हर चीज का साइज जो है वो मैटर करता है, वो डिफर भी करता है, लेकिन ये कि नॉर्मल साइज ऑफ एन एप्पल तो उस साइज तक होम्योपैथिक अद्वियात कारगर होती हैं। लेकिन अगर पेशेंट जो है ना कंसिस्टेंटली उसको ट्रीटमेंट लेता है तो वो पेशेंस लेवल अगर उसके अंदर है तो फिर तो है ट्रीटमेंट। लेकिन ये कि अगर वो चाहते हैं कि अभी मेडिसिन ली जाए और अभी आराम आ जाए तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब इसमें कुछ इजाफा करना चाहती हैं? नहीं, साथ इसमें ये बता दें कि मेरे सवाल के साथ कि यूट्राइन फाइब्राइड में हार्मोन्स का क्या रोल है, साथ ये भी मिला दें और जो आप कहना चाह रही थी वो भी बोलें। सर, रोल बेसिकली हार्मोन्स का ही है। उस पर डॉक्टर साहब ने भी बड़ी तफसील से बात की कि हार्मोन का इम्बैलेंस होना ही फेब्रॉइड को पैदा करता है। लेकिन सर ये भी ऑथेंटिक बात नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में अपनी जब बात की तो मैंने आपको कहा कि इसका कुछ पता नहीं कि ये क्यों फेब्रॉइड्स होते हैं। लिहाजा स्टडीज़ के ज़रिए बात निकाली गई कि हार्मोन इम्बैलेंस हुए होंगे, जेनेटिक में है, इस वजह से ये चीज़ आ रही है। फिर रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं वो ये बात नहीं होती कि लाजमी ये कॉज बनेंगे। रिस्क फैक्टर तो ये होते हैं कि इन वजह से ये मर्द वजूहात तो है, जैसे जंक फूड भी एक रीजन तो है। इसमें तो हम यही कहेंगे कि हमारे हार्मोन जो है हमारी बॉडी को रन करते हैं,
वो अगर अप डाउन हो रहे हैं तो हमारे सामने जो है ठीक है। फेब्रॉइड का मसला नहीं, आता अगर है। आप नेचर से हटके अपना जो फूड स्टाइल है वो रखेंगे, लिविंग जी स्टाइल सर, है, आप तो ऑर्गेनिक तब भी फूड, ये आप बीमारियां तो ऑर्गेनिक फूड की तरफ आ जाइए, आपको नहीं, फेब्रॉइड नहीं होंगे। नहीं, वो तो कौन आएगा, अब सर कोई कौन भी नहीं आएगा? आएगा सर, फिर अब तो महंगी बहुत जमाना, ज्यादा, सर महंगी बहुत ज्यादा है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि अब तो जमाना जो है ना वो जा रहा है जी जी तबाही की जी। तरफ। और दूसरी अब सर, तो जंक फूड और ज्यादा हो रही है, लेकिन डॉक्टर बजाय इसके कि साहब जस्ट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर लेते नहीं नहीं हैं तो सर, भी जो है वो बेटरमेंट नहीं आ सर, जाती है। उसमें ये है कि फ्रूट्स और इनकी ये बात के ऊपर ही मैं कहने लगी हूँ कि पहले जमाने में केमिकल स्प्रे नहीं किए जाते थे। ना, अब तो अब आपकी फ्रूट्स में फूड तो बताते हैं खुद बीमारी का घर सब है, क्यों? उनके ऊपर केमिकल स्प्रे हुए हैं, गंदा बिल्कुल केमिकल वाला पानी फसलों को लगाया जाता बिल्कुल है। ऐसे ही। इसके अलावा खाद में बहुत ज्यादा कुछ मिक्स कर दिया गया, जिसकी वजह से कि हाँ, आपकी खुराक जो है आपकी जहरीली। बीमारी की जामिन बन गई है। सर हाँ। डायग्नोस्टिक में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम हाथ लगाकर भी पता कर लेते हैं बाजुकात, अच्छा। और बाजुकात वो फेब्रॉइड जो यूट्रस के बाहर लगे होते हैं, जिन्हें सबसे रोजल कहा जाता है, सर उनकी वजह से आपका पेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और जब आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेट बाहर निकलता है तो लोग आपको पॉइंट आउट करते हैं कि अपना चेकअप करवाएं, आपको कोई मसला है, आपका पेट ऐसा नहीं था। लेकिन ये सिर्फ सब सेरोदल फेब्रॉइड्स में होता है जो यूट्रस के बाहर निकलते हैं। जो यूट्राइन वॉल के अंदर है वो जब बहुत मल्टीपल होते हैं तो उस सूरत में फिर आपका पेट ना सिर्फ बाहर निकलता है बल्कि आपका लोअर एब्डोमेन वाला हिस्सा जो है, आप हाथ लगा के देखेंगे पत्थर की तरह महसूस होता है। तो उसमें फिर हमें अल्ट्रासाउंड इसलिए करवाना पड़ता है कि बाज़ औक़ात हमारे एब्डोमेन में भी मैस बन जाता है, तो मैस भी इसी सूरत में हमारे सामने आता है। लेकिन सिम्टम थोड़े फ़र्क होते हैं। मैस की सूरत में उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होती है, मेनोरेजिया मेट्रोरेजिया का मसला नहीं आता। तो आप हाथ के साथ भी, अगर आप माहिर हैं, आप तशख़ीस करना जानते हैं हाथ के ज़रिए, तो आप हाथ के ज़रिए भी इस एबनॉर्मल ग्रोथ को महसूस कर सकते हैं। वरना जिस तरह मैंने आपको कहा कि लोग आपको बताते हैं कि जनाब आपका पेट ज़ोर से ज़्यादा बढ़ रहा है, जाके स्कैन करवाइए, टेस्ट करवाइए, अंदर कोई रसोली वगैरह पेट ना के बन साथ गई हो। साथ तो ओवरवेट की कंडीशन भी समटाइम आ जाती है, जिससे अंदाजा हो जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। जी कई साहब, आप बड़े सुकून से बैठे हुए हैं, कॉम्प्लिकेशंस पे आ जाएं कि अगर किसी हमारी बेटी को, बहन को डिक्लेयर हो जाता है कि ये यूट्राइन फाइब्राइड है, तो उसमें उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? उसमें वो कॉम्प्लिकेशंस एक लिहाज से वो साइंस एंड सिम्टम्स भी आ जाती हैं। जब वो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो अनिमिक होगी, उसकी वजह से उसमें वीकनेस आएगी, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, फिर इसकी वजह से इनफर्टिलिटी आ जाएगी कि उसको जो कंसीव करना होता है उसके चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं। लेकिन ये मकसद नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, वो कंसीव तो कर सकती है, लेकिन ये भी चांसेस होते हैं कि उसमें मिसकैरेज हो जाए या प्री मेच्योर बच्चे की बर्थ हो जाती है। फिर ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेनफुल होता है, तो जो अज़दवाजी ज़िंदगी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन ये चीज़ें जानलेवा नहीं है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस अगर इनका बर वक्त इलाज करवाया जाए तो बिल्कुल वो अपने आप को एक हेल्दी इंसान अपने आप को पा सकती है। कोई भी पेशेंट है, बात हो रही थी कि ये खुद कैसे तशखीस, आपका ये क्वेश्चन जी, अब अगला सवाल ये था कि ये एक था औरत कि- कैसे तशखीस कर सकती है? या एक ही बात है, जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो वो जो उसके सिम्टम्स है, कम से कम उसमें अगर 3 सिम्टम्स हैं तो आप ये कह सकते हैं, उसमें से अगर उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है और फिर उसका ड्यूरेशन भी लंबा है, 3 दिन या 2 हफ्ते, ये सब भी ज़्यादा हो जाता है, या बिटवीन द 2 पीरियड जो नेचुरल एक गैप होता है उसके दौरान ब्लीडिंग होना या स्पॉटिंग होना, साथ अगर लोअर बैक में पेन है, अगर ये 3 सिम्टम्स हैं तो फिर आपको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि शायद इसको फेब्राइड्स हो। फिर इसके अलावा अगर उसको ये है कि बार बार वाशरूम जाना पड़ता है, पेशाब आता है, बार बार जाना पड़ता है, फेब्राइड का अगर जब प्रेशर आगे ब्लैडर पर ज़्यादा पड़ता है तो इसलिए फिर बार बार उसकी आदत होती है। अगर रेक्टम की तरफ उसका प्रेशर पड़ता है तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इन 2 के साथ फिर अगर कमर दर्द है तो फिर भी ध्यान जाना चाहिए कि इसको फेब्राइड ही होगा, और उसको कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड करवा लें,
तो 110% कन्फर्म हो जाएगा। तो इस तरह उसकी तशखीस हो सकती है। अभी आप फिर अब तीनों ने जो वजाहतें की हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी है हमारे नाजरीन को, ये 5-6 सिम्टम है टोटल, जिसके हमने अभी मेडिकेशन की तरफ आना है। तो ये बड़े बड़े हमारे पास 5-6 सिम्टम ही हैं, इनके बारे में इनका ट्रीटमेंट चलेगा। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि मैं फिर आता हूँ डॉक्टर हुमा की तरफ। ये बताएं कि इसमें कौन सी डाइट ऐसी है कि जो हम इस्तेमाल करवाते जाएं डाइट में। तो जैसे अभी आपने बताया कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, डॉक्टर इरम भट्ट साहब ने भी इत्तेफाक किया। इसके अलावा पूरा एक ख़ानदान में, एक पूरे सोसाइटी में कौन सी ऐसी खुराक्स हैं, फूड्स हैं जिनमें ऐड कर दी जाएं तो हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियां इन फ्यूचर इस मर्ज से बच सकती हैं। डॉक्टर साहब, मेजरली तो यही है कि जो फ्रूट्स अवेलेबल हों और आसानी से दस्तयाब हों अकॉर्डिंग टू सीजन, आप उनको मौसमी यूज फल करें, जो मौसमी फल। और फिर उसके यूट्रस साथ बनी हो तो इससे भी फर्क पड़ता है, कम होता है साइज जी फलों बिल्कुल। से भी। हाँ जी, और एक नहीं चीज़ आपको बताती चलूँ कि पियर जो है ना, नाशपाती, हाँ हाँ। आप देखें अल्लाह ताला ने जो है एक ये भी थेरेपी मौजूद है बाकायदा, के जो फल हैं वो उस ऑर्गन से रिलेट करते हैं और हमारे ऑर्गन्स की शेप के होते हैं। जैसा कि आप देखें कि अखरोट को अगर देखें वो बिल्कुल दिमाग की शेप का होता है और वो जब दिमाग के लिए इस्तेमाल करवाते हैं तो फ़ायदा भी होता है। इसी तरह आइस के लिए बादाम, जो है आमंड, हाँ जी बादाम। बिल्कुल बादाम। तो पियर जो है वो बिल्कुल हमारी जो यूट्रस है उसकी शेप की होती है और उसको जब इस्तेमाल किया जाए तो उससे होने वाली काफ़ी प्रॉब्लम्स को वो कवर करती है। नाशपाती का इस्तेमाल बेहतरीन होता है इस सिलसिले में। और बाकी फल और सब्जियां खाएं और इधर उधर की जो चीज़ें हैं जैसा कि जंक फूड है उससे अगर अवॉइड करते हैं तो बहुत सारा जो है वो लॉस होने से बच जाता है। वैसे प्रिवेंशन की कोई और चीज़ नहीं है, फाइब्राइड जब होना है हो जाता है। अच्छा, यानी कि फूड में इतना वो नहीं है कि अगर आपने बड़ा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हैं या जिनसे परहेज़ कर लिया है। जी सर, खुराक फेब्राइड में कोई रोल प्ले नहीं करती, होने में कोई रोल प्ले नहीं करती। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि जंक फूड जो है वो इस चीज़ को एक्सीलरेट कर सकती है, लिहाजा जंक फूड से परहेज़ कर लीजिए। अगर आपको नहीं भी फेब्राइड तो आप जंक फूड से परहेज़ कीजिए, अगर है तो भी कीजिए, अदरवाइज खुराक का कोई रोल नहीं है। जंक फूड में क्या क्या? सर सबसे बढ़कर बोतल, आपकी प्रोसेस्ड फूड, जूसेस जो आप पीते हैं, डब्बे के ब्रायलर। जूस आप पीते हैं, चिकन आ जाता है उसमें, ये जो सॉसेज आपकी पिज़्ज़ा में लगती हैं। वैसे सर अगर आप पैटी एक ले लें, चिकन पैटी ले लें सर, वो आपको इतनी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जब उसे बन में आप रखेंगे, ऊपर नीचे बन कर देंगे और उसके बाद वो खाएंगे तो सर उसके नुकसान जो 100% से ज्यादा जब हो जाएंगे। बंद नहीं करेंगे, पैक नहीं करेंगे ऊपर बंद करने नीचे से पता से, सर, बन जो हम डबल ऊपर हाँ, बन हाँ। लगाते हैं उसकी बात करें। तो आप अलहदा वो बन खा ले, वो इतना नुकसान नहीं देगा। हाँ। आप उसके साथ अगर खा लेंगे तो आपको नुकसान ज्यादा है। आप चिकन अगर खा रहे हैं तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन अगर शवारमा ब्रेड में लगा के खाना शुरू कर देंगे तो नुकसान जो है डबल, ट्रिपल, 100 गुना ज्यादा वो हो क्यों? सर इस वजह से कि कार्ब साथ में मिल जाते हैं। हाँ। चिकन तो प्रोटीन है, अगर हम ब्रायलर को भी लें या दूसरा भी ले लें, चिकन प्रोटीन है, जो आपने बन लगाया वो कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट आपके जिस्म के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। जब आप कार्ब्स लेते हैं तो वो आप बर्बादी की तरफ जा रहे होते हैं, और वो भी सर आजकल के ज़माने में। इस वजह से बात वहीं आ जाती है कि फसलों के ऊपर, हमारी चीज़ों के ऊपर जो स्प्रे किए जाते हैं, जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मिलावट की जाती है सर, वो हमें नुकसान पहुंचा रही है। इसके वरना अलावा फीमेल्स विटामिन ई लें। पहले आप अगर देखें सर 40-45 साल पहले देखें तो यही अनाज खाया जाता था, यही गंदम थी जो तंदुरुस्ती की ज़ामिन थी, जो सेहत बख्शती थी। आज आप डायबिटिक पेशेंट को कहते हैं कि गंदम के नज़दीक नहीं जाना, आप उसे कहते हैं मैदे के नज़दीक नहीं जाना। कभी होता था कि आप गंदम खाते थे तो आप जवान रहते थे, अब आप गंदम खाते हैं तो आप बीमार पड़ जाते हैं। उसमें जो रोल है वो ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक का बन गया है। क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक फूड नहीं मिलती है, हम मजबूर हैं, तो कोशिश करनी चाहिए जिस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। एक आम शहरी जो है वो बेचारा क्या करेगा ऑर्गेनिक के लिए, कहाँ जाए वो? पेप्सी पीना लाजमी तो नहीं आम शहरी नहीं चले, लेकिन गंदम, ये जरा इनका मौका ले लूं मैं डॉक्टर, फिर मैं आपकी तरफ। डॉक्टर साहब मैं तो वैसे बात कर चुकी हूँ इस पे कि जो आम जो मौसम नहीं, की जैसे सब्जी और गंदम फल है, गंदम जी। बताइए, फल है, सब्जियां हैं, बिल्कुल। सारे। अगर आप यानी कि नॉर्मल रूटीन की ये चीजें नहीं, खाते कोई हैं और ऐसा उनको अवॉइड तरीका करते हैं। चले मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ कि कोई ऐसा तरीका कि नॉन ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक बनाना हो घर में तो क्या किया जाए?
नहीं, ये तो मैं आपको बताता हूँ कि सस्ती चीज़ें हैं हम्म। जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास भी आसानी से इस्तेमाल कर सकती है। ये देखें, शवारमा आम सादा रोटी की निस्बत महंगा पड़ता है। हाँ, ना खाए बंदा को मरने थोड़ी लगा है। बोतल आप ना पिए, उसके बजाय आप नींबू पानी खालिस पी लें। नींबू पानी और उसमें पुदीना शामिल सादा कर पानी लें। पिए, सादा पानी भी तो नहीं, नेमत घी है ना। पी- सादे के अलावा आप घी हाँ। पीने, ड्रिंक्स बनानी है तो आप करें, लेमन डालें, पुदीना उसमें डालें, थोड़ी सी अदरक डाल दें, ये बेहतरीन है। या फिर आप सादा जो जो अब भी थोड़ा बहुत चलता है, शक्कर का शरबत, हाँ। वो सत्तू इस्तेमाल शरबत करें। गर्मी जी, में जो है। अच्छा, बात हो रही थी गंदम या कार्बोहाइड्रेट्स की। अभी शक्कर का तो रात को ही आपने वाकया सुनाया था। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं हाँ। आज से 45 साल पहले इसलिए वो नुकसान नहीं देते थे कि उस वक्त हर एक इंसान एक्सर्शन करता था, 15-15, 20-20 मील साइकिलिंग करता था, 5-10 किलोमीटर डेली, प्रोटीन भी चलती थी। अब ये सिस्टम हमने कर दिया बंद। हम आगे पहले होता था 40 साल पीछे टीवी बंद करने के लिए बेड से उठकर जाना पड़ता था, अब वहाँ लेटे लेटे ही आप रिमोट उसको सिस्टम है। बंद कर देते हैं। तो जितने भी रिफाइंड शुगर है इसको मुकम्मल तौर पर छोड़ना चाहिए। ये सिर्फ नहीं फेब्राइट के लिए, ये वैसे भी ये अपने- हर बीमारी, चाहे इसके में मेल हैं या फीमेल हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें आपकी डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, लिवर प्रॉब्लम है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें इस वक्त इसका बड़ा अहम किरदार है रिफाइंड शुगर का। इसको ख़त्म करें, कम से कम करते जाएं। फिर आ जाए रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की। जो एक मजदूर सारा दिन 3-4 मंजिलों पर 20-30 ईंटें उठाकर जाते हैं तो वो 3 रोटियां बिल्कुल खाए, उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन जिस आदमी ने घर से गाड़ी में बैठना है या मोटरसाइकिल पर जाना है, ऑफिस जा रहा है, या जिस जगह उसका कोई बिजनेस है या कोई भी रोजगार उसका, वहाँ जाकर उसने बैठ जाना है आराम से, और वो कहे जी कि मैं सुबह भी हलवा पूड़ी खाऊं और दोपहर को नान खाऊं, तो उसने बीमार होना ही होना है। लेकिन मजदूर खाएगा, उसके लिए इसमें एनर्जी है। जैसे अभी डॉक्टर इरम साहिबा ने कहा था कि उस वक्त लोग गंदम खाते थे तो उससे मजबूत होते थे, आज बीमार हो रहे हैं। उसकी वजह ये कि हमने वो एक्सर्शन छोड़ दिए। एक्सरसाइज इंसान का पैदाइशी हक है। जब बच्चा पैदा होता है, नेचर ने उसको, हम समझते हैं कि बच्चा खेल रहा है, इसे हाथ पांव टांगे हरकत कर रहे हैं, तो वो कुदरत उसको एक वर्जिश, उसके लाशूर में जो होता है कि आपने ये वर्जिश कर दी है। लेकिन जब लाशूर से हम शहूरी जिंदगी में आते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट में, जैसे बेकरीज की जितनी भी आइटम्स है, गिनने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग छोड़ दें, ना इस्तेमाल करें। वो बनाते किसके लिए बेचारे? फिर आप सर जबान का चस्का है ना, जबान का हुकूमत चस्का। वक्त को भी चाहिए कि नहीं, हुकूमत वक्त का नहीं, ये मेरा काम है, हुकूमत का काम नहीं है कि हुकूमत के ये काम नहीं होते। किसी भी माशरे में आप चले जाएं, दुनिया के किसी मुल्क की आप मिसाल नहीं दे सकते, वहाँ की अवाम का ये फैसला है। मुझे बहुत, ये उस वक्त सिर्फ पीटीवी होता था, तो हकीम जगरानवी थे, नाम उनका मुझे भूल गया, पूरा नाम क्या था, लेकिन हकीम जगरानवी। तो उन्होंने सिर्फ एक जुमले में एक बात की थी। उन्होंने पंजाबी में कहा था कि जिड़ियाँ बादियाँ वही स्वादियाँ। ये टेस्ट है जुबान का। ये हलवा पूड़ी है, सिरी पाए हैं, ये बिल्कुल, पेस्ट्रीज है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, शवारमा है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, लेकिन इनके ही नुकसान भी हैं। जी, अद्वियात पे आ जाए, 1 मिनट है आपके पास। जी डॉक्टर साहब, अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग है बहुत ज़्यादा और आपकी पेशेंट जो है वो 3F के साथ आपके पास है, यानी फेयर, फ्रेबी है और फैट भी है, तो कलकेरिया काब हमारी मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छा काम करती है इस सिलसिले में। इसके अलावा टॉप ऑफ द लिस्ट जो रेमेडी है, जो मैं समझती हूँ कि हर जगह पे साथ में कोरिलेट करनी चाहिए, वो है ऑरम्योर नेट। उसको अगर इस्तेमाल करवाते हैं तो बहुत अच्छा असर होता है। फिर जैसे मैंने कहा था, अनएक्सपेक्टेड जो है वो ब्लीडिंग अगर होती है और अनीमिक कंडीशन पैदा हो जाती है, तो फ्रेक्सिनस हमारी मेडिसिन है, वो बहुत अच्छी है, फ्रेक्सिनस अमेरिकाना। हाँ जी बिल्कुल, तो इनके साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है। जी सर, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ आने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें इसे क्लासिफाई करना होता लेकिन है। टाइम 1 मिनट है जी टोटल। सर, हमें इसे क्लासिफाई करना है कि ब्लीडिंग फेब्रॉइड्स हैं या नॉन ब्लीडिंग फेब्रॉइड्स हैं।
फिर हमें सबसे पहले म्याज़मेटिकली इसको देखना होता है कि फेब्रॉइड जो है किस म्याज में फॉल कर रहे हैं। ये साइकोटिक म्याज में फॉल करते हैं, लिहाजा साइकोटिक म्याज में हमारे पास मेडोनाइनम और थूजा आ जाती है। फिर फेब्रॉइड की डेफिनेशन को देखिए कि फेब्रॉइड एबनॉर्मल ग्रोथ है। जब एबनॉर्मल ग्रोथ की बात आती है तो सबसे पहले थूजा आ जाती है। अगर ये नॉन ब्लीडिंग है तो हमारे पास कैल्केरिया कार्ब आ जाती है, हमारे पास नेट्रोम्योर आ जाती है। अगर ये ब्लीडिंग में आते हैं हमारे पास तो हमारे पास सबाइना है, मिलीफोलियम है, एपिकॉक है, फेरमफॉस है और टॉप के ऊपर हमारे पास थैलेस्पी है। ये अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो थैलेस्पी मदर टिंचर में 15-15 कतरे सुबह दोपहर शाम नहीं, डोज ना बताएं, सिर्फ मेडिसिन बताएं। फिर तो सुनने वाले को पता भी तो नहीं, है ना सिर्फ कि वो तो फिर हमसे डॉक्टर के रब्ता- पास जाएगा ना, घर में अच्छा। मेडिकेशन है ना करें। फिर उसके अलावा अगर उसको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा देर तक हो रही है और पाँव भी उसके ठंडे साथ उसको फील हो रहे हैं तो काली कार्प। काली का अगर उसका साइज बहुत बड़ा है, जैसे डॉक्टर मोहम्मद चिश्ती साहब ने कहा कि एप्पल की तरह या इसके मिलता जुलता हो, तो काली आयोडाइटम इस्तेमाल करें। उसमें भी यही होता है कि उसके बाज़ का तो उसको सर्दी भी महसूस होती है और लेकिन उसके भी पाँव उसको ठंडे महसूस होते हैं। फिर इसी तरह आप उसको आप दे सकते हैं, अगर उसके ब्लीडिंग को रोकने के लिए अगर उसकी ख्वाहिश ये है कि मैं ठंडा पानी पीऊँ, ठंडी चीज़ों से उसको सुकून मिलता है, तो फास्फोरस 1 mg की 3 खुराकें 5-5 मिनट के बाद वो ले लें और ये वीकली दोहरानी होती है तो उसकी ब्लीडिंग आफ्टर 2-3 आवर्स वो नॉर्मल कंडीशन में चली जाएगी। फिर इसके अलावा अगर जी पेशेंट ये कहता है कि उसको बोझ पड़ रहे नीचे की तरफ, साथ ब्लीडिंग भी है, तो इसके लिए 3 मेडिसिन बहुत अहम है। पहले नंबर पर जो अभी बताया गया फ्रैक्शनस अमेरिकनम, उसमें भी ये है। फिर उसके साथ आप आ जाए ट्रिलियम पेंडुलम, उसमें भी ये साथ ये ब्लीडिंग भी है और यूट्रस प्रोलैप्स भी होता है, नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा महसूस होता है। फिर सीपिया है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फेब्राइड के साथ अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो वो ओरोम म्योर नेट 3x में इस्तेमाल करें। नहीं, मैं साथ सिम्टम भी बता रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर भी साथ हो तो उसका ये मसला भी हल हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड है उसको जी। तो नाजरीन, आज का प्रोग्राम यही ख़त्म करते हैं। बहुत डिटेल के साथ हमारे पैनल ने आज तो अद्वियात के लिए भी काफ़ी टाइम लिया गया, तो अद्वियात भी बेहतरीन बताई गई, बेहतरीन तरीके से इसको डिस्कस किया गया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे तजावीज़ के लिए 0333422952 पे व्हाट्सअप करें। इंशाल्लाह आपकी तजावीज़ का एहतराम किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड होम्योपैथी पाइंदाबाद।